आपसे आंख मुचोली का सवाल है मैडम, लाइटर वेन में आपसे आंख मुचोली खेलने में मजा आता है। अब आप चाहते हैं, कोई भागीदारी भी चाहते हैं क्या सरकार में एनडीए के साथ? अब देखिए, हम तो भारत की लैला हैं, आप हम पर पत्थर बरसाएंगे तो कम से कम झूठ को झूठ तो बोलेगा, जुल्म को जुल्म तो बोलेगा। अब तो वो भी नहीं बोला जाता है। तो मतलब ऑपरेशन लालटेन से आपको डर लगता है ओवैसी जी को? 5 साल बीत गए, आप 5 के 5 पर अटके हैं ओवैसी साहब। मैडम, मैं कितने मर्तबा आपसे कह चुका हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के जो जमीन और आसमान को बनाने वाला किसी से नहीं डरता हूँ। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अंजना ओम मोदी को प्यार से रगड़ दिया। ये कैसी लैंग्वेज है भला? अरे भाई, हमने ये टाइटल में पढ़ा और हम अचंभित हो गए, थोड़े एक्साइटेड भी हो गए, क्योंकि जब भी असद सर का अंजना ओम कश्यप के साथ इंटरव्यू आता है ना, वो हम सभी को ना उत्तेजित कर देता है, क्योंकि एनर्जी ही इस कदर की इमिट होती है। स्पेशली उनकी जो प्यार भरी एक नोक झोंक होती है, एक हंसती खेलती डिबेट होती है। आई लव इट एंड वी ऑल लव इट, दैट्स व्हाई वी हैव गैदर्ड हियर। और मुझे मालूम है कि बिहार इलेक्शंस जो है बीजेपी ने, एनडीए ने जीत लिया है, पर सत्यता से जीता हुआ नहीं लग रहा। हाँ, वो जीतते, पर स्टेरॉइड्स की क्या जरूरत थी? चीटिंग करके गेम जीता ना, तो सजा भी मिलकर रहेगी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और बिहार इलेक्शंस पर भी असद सर डिस्कस करेंगे, हम सुनेंगे, समझेंगे। और एक बड़ी अहम बात ये है कि 10,000 रुपए की जो घूस दी गई है, वो चुनाव आयोग हरगिज अलाउ नहीं करता अगर कांग्रेस पावर में होती, अगर आरजेडी भी पावर में होती तो। पर बीजेपी के केस में, एनडीए के केस में अलाउ किया गया। गुंडा राज, जंगल राज, इन लोगों के लिए ना परफेक्ट वर्ड्स हैं। वैसी जी, वैसे तो बिहार के चुनाव में मैं वहां पर कवर करने गई थी और आंख मिचोली खेल रहे थे आप मेरे साथ। जब मैं पूर्णिया पहुंची तो आप किशनगंज चले गए, किशनगंज कोशिश की तो अब तक आप इधर पूर्णिया में कहीं पर सभा कर रहे थे। इंटरव्यू आपका नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा है आज हो रहा है। जोकीहाट आप पिछली बार भी जीते थे, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और वापसी। अब दिलचस्प ये है कि अमौर सीट वही है जहां पर आपके इकलौते विधायक अख्तरुल इमान आपके साथ टिके रहे। और एक बार फिर से आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे, और आपकी नजर में ये जो रिजल्ट है एकदम सुनामी है एनडीए के लिए, इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने फजल से अपनी रहमत हम पर बरसाई, और सीमांचल की जनता का, वहाँ के तमाम वोटर्स का, हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब का, और जितने लोग महाराष्ट्र से इम्तियाज साहब आए, मुफ्ती इस्माइल साहब आए, शौकत यूपी से आए, सब लोग आए कलेक्टिवली, बलाला आए, सब लोग मेहनत किए। और मगर क्रेडिट जाता है वहाँ के सीमांचल की जनता को कि उन्होंने हम दोबारा हमको कामयाब किया, और उन लोगों को पैगाम दिया जो हमारे एमएलएस को तोड़ कर ये समझ रहे थे कि एमआईएम ख़त्म हो जाएगी और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मगर रिश्ता इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा, तब भी रहेगा, मेरे मरने के बाद भी रहेगा। अब जहाँ तक आपसे आंख मुचोली का सवाल है मैडम, लाइटर वेन में आपसे आंख मुचोली खेलने में मजा आता है। अब चुनाव के दौरान में हम क्यों एक देश की सबसे बड़ी एंकर से इंटरव्यू देना पसंद नहीं करेंगे? मगर चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप पूर्णिया पे थे, मैं किशनगंज में बेस था, तो इसलिए आपसे इंटरव्यू नहीं हो सका। आप इसको गलत मत लीजिए, मगर आपके कलीग को मैंने इंटरव्यू दिया। अब आपका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहा हूं कि आपने हमेशा हमको स्पेस दिया है, आपने हमको पूछा है, और उससे हमको फायदा भी होता है। मगर उस वक्त ऐसा हो गया था कि मुश्किल था बहुत मिलना। अब आते हैं असल सवालों पर, क्योंकि अभी तो वार्मिंग अप राउंड चल रहा था। बिहार की जनता का जो मैंडेट है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अभी वार्मिंग अप राउंड अप चल रहा था। अब जो फिरकी आपकी पार्टी ले रही है कांग्रेस पार्टी पर, उस पर मैं शुरुआत करूंगा। हाँ, ये जो पोस्ट किया आपके एआईएमआईएम बिहार ने, आपने पढ़ा है? कांग्रेस ने वोट काट कर हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, वरना हम 15+ सीट जीत रहे थे। आपको अब तक वोट कटवा कहा जा रहा था, बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था। अब आप कांग्रेस पार्टी को मतलब घाव पर नमक छिड़कने निकले हैं। उनको कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अब एआईएमआईएम का वोट काट रहे हैं। नहीं, मैं तो कहूंगा हमारे बिहार यूनिट से कि इस तरह का कोई डालने की जरूरत नहीं है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, वरना फिर हम में और दूसरों में फर्क क्या रहेगा? ये बोलते रहेंगे। अब हमको अपना काम करना है, जनता का फैसला है।
अब उससे हम क्या कर सकते हैं? या बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया है, हम कंस्ट्रक्टिव उनको कोऑपरेशन देने तैयार हैं कि वो बिहार को और सीमांचल डेवलप करवाएं। अब इसका जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है कि कोई जीते कोई हारे, हमारा काम लड़ना है, हम लड़ेंगे तो और जीतेंगे। अब हैदराबाद जुबली हिल में नवीन यादव कामयाब हो गए, हमको बड़ी खुशी हुई, हमने ओपनली उनका सपोर्ट किया। ये रेवंत रेड्डी की एज अ चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। आपने अभी कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। कई चिट्ठियां आप इंडिया गठबंधन महागठबंधन को लिख रहे थे, उन्होंने स्वीकारा नहीं। अब आप चाहते हैं, कोई भागीदारी भी चाहते हैं क्या सरकार में एनडीए के साथ? नहीं, आप ऐसा क्यों समझते हैं? देखिए, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते हैं। हम तो ओपनली एनडीए के खिलाफ लड़े, आज भी लड़े, कल भी लड़ेंगे, मगर सीमांचल की जनता के लिए, हमारे विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए हम बराबर जाकर गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स से, सीएम से, हमारे को राइट है असेंबली में उठाने का और सवालात करने का, उनसे मुलाकात करके रिप्रेजेंट करने का, वो करेंगे हम, वो हमारी जिम्मेदारी है। मगर ये आइडियोलॉजिकली हम उनसे बिल्कुल अलग हैं। हमने तो 6 सीट जब लिखा लेटर अख्तर उल इमान ने कहा कि हमको मंत्री पद मत दीजिए आप, तेजस्वी को हमने कहा था, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन बनाइए और सीमांचल से इंसाफ करिए, यही हमने लिखा था। आज भी हम वही कह रहे हैं, हमको सीमांचल के डेवलपमेंट से मतलब है और रहेगा, क्योंकि वो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। वहां पर छोटे बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी से मर जाते हैं, वेस्टेड होते हैं 50%, महिलाएं मर जाती हैं, पलायन होता है, ब्रिजेस नहीं है, यूनिवर्सिटीज नहीं है। तो ये सब चीजें उस पर हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे वहां पर। अब थोड़े सवालों को और धारदार करते हैं। आप ये जो बता रहे हैं कि तमाम दिक्कतें हैं सीमांचल की, वो आपको खींचकर वहां ले जाता है या ये मुस्लिम आबादी खींच कर ले जाती है? क्योंकि आपको जीतने के लिए बिहार में सीट मिनिमम 64% मुस्लिम आबादी चाहिए। ओवैसी जी, मैंने आपको देखिए पहले ही बधाई दे दी है और मैं आपकी जीत के जश्न को किरकिरा नहीं करना चाहती हूं, बट दीज आर बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाने चाहिए। यानी औसतन अगर आप देखिए 22 की सीट जो आप जीते हैं वहां पर 64% मुस्लिम्स। अमौर जो आप दूसरी बार जीते हैं फिर से अख्तर उल इमान के साथ, वहां पर 70% मुस्लिम। 72% कोचा धामन में, 66% बहादुरगंज में, जोकीहाट 66%। तो 64% तो आपको मिनिमम मुस्लिम आबादी चाहिए बिहार में सीट जीतने के लिए। अगर मैं उसका जवाब ये दूं कि फिर 75 साल से कांग्रेस, राजद, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार रही, आपने क्या किया सीमांचल के लिए? आपने क्यों उसको नजरअंदाज करके रखा? एक स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत का, अगर वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इतने बुरे हैं, वहां पर 92% मुस्लिम बच्चियां इंटर 12th पास नहीं करती हैं, महाना आमदनी सबसे कम है बिहार में 2630 रुपये, 50% तो उसमें कर्जे में चले जाता है, 50% पॉवर्टी है रूरल एरियाज में। तो जो सरकारें थीं, जो विधायक थे, उन्होंने क्या किया वहां पर बताइए? पुल बैठ जाते हैं। तो ये भी तो क्वेश्चन है। मुझे तो लड़ना है। और इम्तियाज जलील औरंगाबाद से जीते मैडम, की मुस्लिम मेजोरिटी था क्या? वो नहीं था ना। इम्तियाज जलील कामयाब हुए, फिर तमाम सेकुलर पार्टीज एक होकर इम्तियाज को हरा दिया। आज महाराष्ट्र में एक भी अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान एमपी नहीं है। नरेंद्र मोदी गुजरात से जाकर बनारस में लड़ते हैं, कोई सवाल नहीं उठता। तो ये चीजें हैं। हम पार्टी हमारा, और मैडम 2015 में हमने लड़ा, नाकामी हुई, 2020 में लड़ा, हमको कामयाबी मिली, आपने तोड़ लिया, फिर लड़े हैं, कल भी लड़ेंगे, लड़ते आए। ये भारत के इंटरेस्ट में है कि हम सीमांचल को डेवलप करें और उसको ताकतवर बनाएं, वहां के किसान को ताकतवर बनाएं। इससे भारत और बिहार मजबूत होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो हमेशा आप एक गुलदस्ता बनाते हैं, आरजेडी के कुछ उम्मीदवार ले लिए, कुछ इधर के ले लिए, और ऐसा ही इस बार भी आपके जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका प्रोफाइल आपको बताती हूँ, आपको तो पता ही होगा। मोहम्मद मुर्शिद आलम एनसीपी और जेडीयू से चुनाव लड़ चुके हैं। बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम जो जीते हैं, वो एक बार निर्दलीय, 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे। कोचा दामन से जो सरवर साहब है, वो तो आरजेडी से चुनाव लड़े थे, एक बार फिर वही आरजेडी से हाथ जलाने के लिए आप तैयार हो गए हैं। अख्तर उल इमान एक आपके हैं जो पिछली बार टिके रहे, एआईएमआईएम के आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। गुलाम सरवर को देखिए, वो पहले 15 में आपके साथ थे, फिर 20 में वो निर्दलीय लड़े थे। ये जो गुलदस्ता आप बार बार सजाते हैं और उसका एक एक गुल जो है सो निकल निकल कर आरजेडी की तरफ जाता है, मतलब क्या एआईएमआईएम अपने इंट्रिंसिक लीडर्स को नहीं पैदा कर पा रहा है? सवाल है। आप परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन वही घिसा पिटा फॉर्मूला, कुछ जेडीयू वालों को टिकट नहीं मिला, कुछ आरजेडी वालों को नहीं मिला, उनको चुन लो। बिल्कुल सीधा जवाब है, पार्टी के नाम पे वोट मिला है सबको,
आप उनको बुलाकर बिठाकर पूछ लीजिए, कसम दिलाकर पूछ लीजिए उनको। पार्टी के नाम पर मिला है, पतंग छाप जिंदाबाद के नारे पे मिला है, सीमांचल जिंदाबाद के नारे पे उनको वोट मिला है, पार्टी के नाम पे मिला है। मैडम आप जो सब बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। तौसीफ आलम साहब का नाम हमने तो अप्रैल में अनाउंस कर दिया था, और दूसरे आप कह रहे हैं गुलाम सरवर साहब तो पहले से पार्टी में आ चुके थे, मुर्शिद आलम साहब पहले से पार्टी में आ चुके थे, सरवर आलम आप सही कह रहे हैं 2020 में वो राजद से लड़े थे, मगर हमारी पार्टी में पहले से आ चुके थे, तो हम दिए हैं। मगर जितना भी कामयाबी हमको मिली उसमें ओवैसी का कोई रोल नहीं है, एक अल्लाह का करम है, और वहां की जनता ने पतंग छाप वोट दिया है, और उसी की वजह से आज वो माशाल्लाह उनको कामयाबी मिली, कल भी मिलेगी हमको। अब एक लूज बॉल आपको देती हूँ सर, क्या है आपकी यूएसपी, क्या है असदुद्दीन ओवैसी की यूएसपी क्या है कि हैदराबाद से निकलकर जाकर वहां बिहार में 5 सीटें जीत रहे हैं? क्या यूएसपी क्या है? आप मुस्लिम वाले पे कहते हैं, जब मैंने आपको बोला कि दूरबीन से आप मुस्लिम बहुल सीटें खोजते हैं, पहले जाके मैग्नीफाइंग ग्लास से, क्या है यूएसपी, क्या है आपकी? मैडम 11 साल से हम सीमांचल के गर्दो गुबार को, खाक को अपने चेहरे पर उड़ाकर अपने दिल में उनकी तकलीफ को महसूस करके लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ हेलीकॉप्टर से उतरकर या फिर प्लेन से उतरकर इन जगहों पर नहीं गया हूं। मैं सीमांचल के तकरीबन 4 जिले के बहुत से एटलीस्ट 40% इलाके में जा चुका हूं। मुझे लोग देखकर पहचानते भी हैं, मैं भी उनको पहचानना शुरू कर दिया हूं, जानता हूं उनकी तकलीफ को। तो मेरी कोई यूएसपी नहीं है, ये कोशिश करना मेरे हाथ में है और ऊपर वाली की जात पर पूरा भरोसा करना। और हमारी यूएसपी क्या है? हमारे पार्टी के यूनिट्स हैं, हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, और हमारी सबसे बड़ी यूएसपी हमारे महिला हैं और वो नौजवान हैं जो आने वाला कल मुस्तकबिल उनका होगा। तो इंडिविजुअली मेरा कोई रोल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि मेरी एक जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि अंजना ओम कश्यप के शो पर आकर मैं बड़ा हम्बल और मॉडेस्टी का मुजाहरा करूं। मैं फितरतन जरा हम्बल मॉडेस्ट नहीं हूं, मुझमें बहुत से ऐब हैं, मगर पॉलिटिकली ये रियलिटी है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस बार आपने फॉर्म भरवाया क्या अपने विधायकों से? पिछली बार को देखते हुए कुछ मुझे बता रहे थे कुछ लोग कि फॉर्म भरवाया है कि ओवैसी साहब के साथ थे, हैं, रहेंगे, इस टाइप का कुछ हुआ है क्या? She is smiling all the time. हाँ, उन्होंने पब्लिकली जनता को आश्वासन देने के लिए उन्होंने पब्लिकली एक वीडियो बनाकर ये उन्होंने वादा किया है कि हम लोग एमआईएम पार्टी के साथ रहेंगे और एमआईएम पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। और सबने किया, जितने लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म दिए थे पार्टी को, तो उन सब से करवाया है। तो मतलब ऑपरेशन लालटेन से आपको डर लगता है ओवैसी जी को? मैडम मैं कितने मर्तबा आपसे कह चुका हूं, मैं सिवाय अल्लाह के जो जमीन और आसमान को बनाने वाला है किसी से नहीं डरता हूं। डरने की क्या जरूरत है? क्यों डरूं मैं? मेरा क्या करेंगे? जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, और क्या होगा? जब आप और हम जितना वक्त दुनिया में लिखा कर लाए उतना जिएंगे। क्या आपकी इज्जत आपकी मेहनत है या फिर किसी ने आपको मदद की? वैसा ही मेरा भी है। हम मेहनत करते, कोशिश करते, कभी कामयाबी मिलती कभी नहीं मिलती, मगर कामयाब इंसान वो है जो अपने इरादों को, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश करता रहे, जिसके पैर नहीं डगमगाएंगे, जो अगर ज्यादा अक्लमंद रहेगा तो कामयाबी नहीं मिलती। मेरा मानना है कि दीवानगी की हद तक आपको मेहनत करनी चाहिए, हम कर रहे हैं, तो आपको मिली कामयाबी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, आवाम का शुक्र अदा करते। वैसे तो आपने 28 में से 25 मुस्लिम जी पर मुस्लिम प्रत्याशी 25 उतारे थे, लेकिन 3 गैर मुस्लिमों को भी आपने टिकट दिया था, और उनमें से एक सीट महुआ। क्या आपको लगता है कि वहां पर तेज प्रताप यादव को, अगर आपके जो कैंडिडेट है अमित कुमार राय, उसको लगभग 15,000 वोट मिल गए हैं? अब बोलेंगे सब कि तेज प्रताप यादव को देखो हरवा दिया, ये लालू जी के एक बेटे को। अब देखिए, हम तो भारत की लैला हैं, आप हम पर पत्थर बरसाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम तो यही कहेंगे कि दीवानों पत्थर से ना मारो, हमको फूल से मारो। आप पत्थर से मारना चाह रहे, मारो आप। अब मुझे मालूम कि आज रात में सब चिंतन बैठक होगी इन तमाम की तरफ से, उसके बाद निकालेंगे
एक पत्ता, हाँ इसी को गाली देना है। बोला भाई साहब बी माई गेस्ट, मैं तो मुझे मजा आता है जितना ये बोलते हैं। अब जहां तक लालू जी के बड़े बेटे का मामला है, वो अपने किसी एक साहब को भिजाए थे हमारे पास। हमने उनसे कहा कि भाई हम किसी परिवार को और तोड़ना नहीं चाहते। मैंने पर्सनली उनसे कहा, ऑन रिकॉर्ड पहली मर्तबा आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा नहीं मैं किसी परिवार को तोड़ने का कायल नहीं हूं। मैंने उनसे कहा कि ये गलत है, हम ये काम नहीं कर सकते, राजनीति अपनी जगह पर है। मगर अफसोस ये है कि जो शख्स अपने बड़े भाई को नहीं मनवा सकता, तो बिहार की जनता को कैसे जोड़ पाएगा? क्या हुआ आपकी नजर में आरजेडी को, क्या हुआ कि ऐसी, और आपके लिए तो मैंने सुना है इस बात पर भी बहुत गुमान आप लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस, नेशनल पार्टी कांग्रेस की आज ये स्थिति है कि आपके बराबर में टिकी हुई है। इस पर ओवैसी साहब, कांग्रेस और आरजेडी की ये हालत ऐसी क्यों हुई, आपको क्या समझ में आ रहा है? मैडम ये मेरा काम नहीं है, उनके पास बड़े बड़े दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े लोग हैं, वो बैठकर तस्वीर कर लेंगे। मुझे अपनी पार्टी की फिक्र है, मुझे अपने काम को मुकम्मल करना है। मैं अब उनके बारे में क्या कह सकता हूं? हमने तो कहा था, चिट्ठी लिखकर दी थी उनको, अब वो अगर वो नहीं लिए तो उनका इख्तियार है। अब मैं क्या बोल सकता हूं, वो उनको तय करना है। मगर एक बात तो ये है कि हम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से फिर से अपील कर रहे हैं कि आप वोटर मत बनिए, आप सिटीजन विद राइट्स बनिए। जो लोग आपको उत्तर प्रदेश में और बिहार में MY का एक दिल फरेब ख्वाब दिखाकर आपके ख्वाबों को चुकनाचूर करते हैं, आप फिर से आज आपके ख्वाब चुकनाचूर हो गए। आप सिर्फ वोट डालकर घर में जाकर मत बैठिए, आप अपनी लीडरशिप बनाइए, वोट लेने वाले बनिए। अगर आप हमको पसंद नहीं करते तो आप खुद नेता बनिए ना। अब फिर कल यूपी का चुनाव आएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दे दो। अरे भाई साहब, हम क्या कोई कूली है सेकुलरिज्म के और तुमको जिताने के? कब तक हम आप ही को हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करेंगे, हमारे बच्चों को मरता हुआ देखेंगे। हमारे 16 साल की उम्र में बच्चा चले जाता है भारत के कोने कोने में, और उसके बाद आप वोट डालेंगे। मिलता क्या है हमको? ना तो बीजेपी को अब रोक पा रहे हैं, ना उनके एजेंडे को रोक पा रहे हैं। फिर वही जुल्म जारी होगा, और फिर आज आप बोल रहे हैं कि देखो ऐसा फिर आखिर कब तक चलेगा भाई? 75 साल में बिहार में कांग्रेस को मिले 20 साल, राजद को 15 साल, अब नीतीश कुमार कभी मोदी के साथ तो कभी तेजस्वी के साथ, फिर बीजेपी। अगर कोई समुदाय बिहार में दलित के साथ अगर सबसे पिछड़ा है तो वो डेटा है, ADRI का सर्वे, गवर्नमेंट का सर्वे है। तो ये तो अल्पसंख्यक समाज को सोचने का है। अगर कल फिर आप इसका शिकार होंगे यूपी में, क्या अलग होता? तो फिर आप इसका इलाज क्या है? अलग होता? अगर आपको वैसे साहब उन्होंने गले लगा लिया होता, आप साथ में चुनाव लड़ते, तो क्या बदल जाता? क्योंकि यहाँ तो एनडीए की जीत, अगर वाकई उनकी थ्योरी सही है, आपको बी टीम कहते हैं, एनडीए 12 सीटों से सीमांचल में 14 पर पहुंची है, महागठबंधन 5 पर सिमट गया है, 5 आप ले गए हैं। आपको अगर उन्होंने मिला लिया होता अपने साथ, आप साथ में चुनाव लड़ते, क्या बदल जाता? देखिए मैडम, हर काम जो होता है ना, किसी झूठे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी आपको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर काम करना पड़ता है। हमने वो काम कर दिया। जो बिहार के जितने बड़े बड़े उलेमा थे, मुस्लिम मौलाना थे, लॉयर्स, डॉक्टर, सब आकर ये बोले कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस करना। हमने उनसे कहा कि आप जो लिख कर दिए हम उस पर साइन कर देंगे, और हमने उनको कहा कि वो लोग नहीं कबूल करेंगे, बोले हमको तकलीफ नहीं होगी। बोले नहीं आप लिखिए, लिख दिए। फिर तेजस्वी ने कहा, हमने फिर लिख दिया कि भाई अब उसके बाद नहीं सुनते तो हम क्या करेंगे? नहीं लिए कोई बात नहीं भाई। अगर मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा हूं, आज घर घर में हमारा मैसेज जा चुका है। आप हमारे 4 को तोड़े तब भी वहां पर कामयाब हो गए, और जिसको आपने टिकट नहीं दिया, मैं इज़हार रश्फी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने पार्टी के उनके बच्चों के लिए, गुड्डू बाबू ने काम किया है। तो उससे आपको यह डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और जो असदुद्दीन ओवैसी ने बातें बताई हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और फिक्र करना है कि आपका वोट अब खराब नहीं हो रहा है। बार बार बोलते वोट खराब नहीं हुआ, बताइए। आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बिहार में 15 MLA सिर्फ मुस्लिम विधायक बन रहे हैं, मतलब 12 भी नहीं बनेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? 18% तो आबादी है और सिर्फ 15 विधायक बन रहे हैं 243 हाँ, तो फिर उनमें से भी 5 आपके।
तो फिर सवाल तो यही है ना कि आखिर उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? आप कहते हैं कि वोट बैंक मत बनो, पर थे मुझे भी ऐसे कई लोग मिले जो कह रहे थे कि महागठबंधन में जीतने की क्षमता है, उसको वोट करेंगे। ये सुनिए 5 साल बीत गए, आप 5 के 5 पर अटके हैं ओवैसी साहब। सुनिए मैडम, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, अरे मैडम 5 पलटे हैं और जितना वोट पड़ा है सबकी नींद हराम कर चुके हैं। सब देख रहे हैं करारिया में कितना वोट मिल रहा है, चौतरफ क्या वोट मिल रहा है। लोग इस बात को अब समझ गए हैं और बात जो नहीं समझ रहे हैं उनको हालात मजबूर कर देंगे। 1960 से 2020 तक अपर कास्ट का 10% आबादी है, 33% एमएलए बने हैं। 36% ओबीसी ईबीसी है, 50% उनके एमएलए बने। 17% मुसलमान है, 7% एमएलए जीते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका भाई? जो ठेकेदार हैं, जो बड़ा अपने आप को टॉर्च बेरर समझते हैं, सवाल तो आपको उनसे करना है। अगर आप पूछते कि क्या हो जाएगा, अरे भाई आपकी आवाज होगी, आपका नुमाइंदा होगा, तो कम से कम झूठ को झूठ तो बोलेगा, जुल्म को जुल्म तो बोलेगा। अब तो वो भी नहीं बोला जाता है, अब तो लफ्ज मुसलमान बोलने से कतराते हैं। थ्रू आउट असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी पते की बातें कर रहे थे और आखिर में भी उन्होंने कह दिया कि अब तो लफ्ज मुसलमान बोलने से घबराते हैं। आई रियली होप एंड विश कि देश में ना असद सर जैसे नेतागण बहुत सारे हों। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और जनता के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो पैसा उन्हें मिल रहा है वो दबा लेते हैं। असद सर ने, उनके ब्रदर ने, AIMIM पार्टी ने इतना विकास किया है, महिलाओं के लिए डिलीवरी की व्यवस्था को आसान बनाया है, हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं, कॉलेजेस खुलवाए हैं। दैट्स व्हाट अ पॉलिटिशियन नीड्स टू डू। पर जब पैसा दिखता है ना, मोटा पैसा, अरबों रुपए होते होंगे, वो देख करके लालची राजनेता उनके लार टपकने लगती है और उस पैसे को वो जनहित में नहीं लगा पाते, खुद ही की तिजोरी के अंदर रख पाते हैं। अपने बच्चों की शादियों में, बच्चों को विदेश भेजने में, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में, बड़ी कार्स खरीदने में लगा देते हैं। आपको पता होगा कि बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद रैलीज कंडक्ट करी जा रही हैं। हजारों की तादाद में लोग फिजिकली मौजूद हैं उन रैलीज में और बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार के अंदर वोट चोरी से सरकार बनी है। नॉर्मली जीतती ना समझ में आता, पर ये पता नहीं कौन सा सुपर पावरफुल नुस्खा इन्होंने लगा दिया कि अनबिलीवेबली धुआंधार तरीके से जीती है। आपको क्या लगता है, क्या सच है? कौन सी सरकार बननी चाहिए थी? हम पर्सनली तेजस्वी यादव जी को एज चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।